कुछ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमारा अवसर में उनको हम पूरा मौका देंगे। और आने वाला समय में भी अभी पिछला जो 5 वर्षीय हमारा आम सभा या स्थापना दिवस बृहद तौर पर हुआ था, ये सब हमारा करना ड्यू है और हम करेंगे। सोच के रखे थे कि 15 सितंबर को ही करेंगे, लेकिन इसी बीच सरकार का सर्कुलेशन चिट्ठी आ गया है कि सितंबर अक्टूबर महीना चुनाव का महीना है, 5 वर्षीय चुनाव का महीना है, तो 15 सितंबर को भी हम लोग बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। और चुनाव के बाद नवंबर में कोई एक अच्छा तिथि देख करके हम लोग बृहद तौर पर, जिसमें 24 जिला का सहयोग रहेगा, 24 जिला के जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जो सदस्यगण है या जो भी हमारे कार्यकर्ता है, सभी को इनवाइट किया जाएगा और बड़ा कार्यक्रम होगा। और इन बच्चों को उस मंच में ऑर्केस्ट्रा संचालन और वाद्य यंत्र संचालन का पूरा जिम्मेदारी हम सौंपना चाहेंगे, अगर ये लोग लेना चाहें तो। और इसी कारणवश ऑडिट के द्वारा भी हम लोगों को हिदायत मिला हुआ है, दिया गया है कि चूंकि अभी हमारा वो सेल इतना प्रॉफिट में, लाभ में नहीं चल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट से लगता है कि लगातार जब से कोरोना हुआ है हमारा 9-9.5 लाख का सालाना घाटा में चल रहा है। 20 में भी हुआ, 21 में भी हुआ, 22 में भी हुआ, लेकिन अब उसे लोग आगे चलाना है तो सरकारी सहयोग के साथ उनका रिकॉर्ड को दिखाने के लिए हम लोग प्रॉफिट में दिखाया जा रहा है। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर हम लोग उसको लॉस दिखाते हैं, हानि दिखाते हैं, तो अब उनको फिर नियम अनुसार जो रजिस्ट्रार है उनको भी ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा, बंद करवाना पड़ेगा। तो उनका सहयोग है कि वे जो भी कारण हो, हमको आगे उठने के लिए बहुत ज्यादा चांस मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। और अब उससे, चूंकि आदिवासी दिवस के बारे में हम कम बोलना चाह रहे हैं, अब के बारे में ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं कि इसका भविष्य हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये चुनाव होने के बाद, इस चुनाव में हम बहुत ज्यादा नव युवकों को समय देना चाह रहे हैं। जो अगला जो बॉडी आएगी, अगला जो निदेशक परिषद बैठेगा, हमारे तरफ से रहेगा कि नवयुवक आए और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करें। और ये जो अध्यक्ष पद से छुटकारा पाने के लिए हम इस बार इस पद में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उससे भी ऊपर पद संरक्षक के तौर पर हम काम करेंगे। और ये जो संरक्षक पद होता है वो चुनाव नहीं होता है, क्योंकि संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते संरक्षक के तौर पर हर एक कदम कदम पर गाइडलाइन देंगे। और जो अध्यक्ष होगा वो नवयुवक होगा, क्योंकि अध्यक्ष पद में कितना परेशानी है, कितना भाग दौड़ है, ये 5 सालों में मुझे समझ में आया। और अभी अपने शरीर में ये ताकत नहीं रह गया कि ऑलरेडी मेरा एज अराउंड 66 चल रहा है, 6-7 साल चल रहा है। तो ऊर्जा के साथ नवयुवक को गाइडलाइन सब मेरा ही रहेगा, सब कुछ वही करेगा गाइडलाइन के तहत। और संरक्षक का काम है कि लाइफ टाइम, जब तक अपना लाइफ है, हम उनको मार्गदर्शन करेंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तहत हम लोग इसके लिए एक सभा करेंगे चुनाव के पहले, रांची जिला, खूंटी जिला, जो आसपास के जिला हैं, और उनमें से चुन करके जहां तक जैसा हम लोग को सुझाव मिला है, इंस्ट्रक्शन मिला है, इलेक्शन के लिए जो चिट्ठी जारी हुआ परसों आया हमारे ऑफिस में, और कल और संडे को बुलाया गया हमको, जो निर्वाचन पदाधिकारी जिसको चुना गया है वो घर में बुलाया, और वो उन्होंने सुझाव दिया कि आप ऐसा कीजिए कि हर एक जिला से निर्विरोध चुनाव करने का ये बनाइए, प्लान बनाइए, लोगों को समझाइए, मीटिंग जिला वाइज करें और वो लोग चुन के दे, आपस में आपसी सहमति से। चुनाव करने से कम 10 लाख का खर्चा है। और बोला सरकारी तंत्र हम केवल आपको देखरेख करने के लिए रहेंगे, खर्चा सरकार नहीं करेगी, खर्चा दूसरे का ही होगा। तो इसीलिए प्रतियोगिता अगर होता है, चुनाव होता है, मजबूरी में तो करना पड़ेगा, लेकिन खर्चा दूसरे को ही करना पड़ेगा। तो जिस तरह का चुनाव के लिए फॉर्मूला बनाना है, उसके लिए हमको बुलाया गया है 1-2 दिन में। कल भी गए थे, लेकिन अभी उसके लिए फॉर्मूला नहीं बन पाया है। तो 1-2 दिन में फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद उनका बार बार हिदायत है कि चुनाव तो यही होगा, मुख्यालय में होगा, लेकिन हम उसको चाह रहे हैं कि प्रमंडल वाइज दुमका का चुनाव दुमका प्रमंडल में हो, हजारीबाग प्रमंडल में हो,
उधर पलामू में हो, इधर कोल्हान में हो और रांची के आसपास के जिलों के लिए रांची में हो, तो उसमें सहूलियत होगा और खर्चा भी कम होगा और मीटिंग भी हम लोग इत्मीनान से कर पाएंगे। अगर एक ही मीटिंग में हम 24 जिला को बुलाते हैं तो दिक्कत होगा। ये चीज उनको समझा दिया गया है इलेक्शन ऑफिसर को, और लगता है कि इसको मनवाने के लिए हम लोग को सचिव को के पास, शेयर रजिस्ट्रार के पास मुझे जाना पड़ेगा, और वो चीज हम कर रहे हैं। और अवसर का भविष्य के बारे में आप लोग को बता दो कि भविष्य को निखारना, उसको उज्जवल बनाना अवसर के कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा बात, हमारा आदिवासी होने के नाते हमारे लोगों के पास जो क्या बोलते हैं, धन की कमी होती है, मुश्किल से हमारा घर का चलता है, गुजारा चलता है, और एक समिति को संचालन करने के लिए कितना पूंजी की आवश्यकता होता है अभी समझ में आ रहा है मुझे, कि हमको 100 रुपया एक मेंबर अगर नियमित रूप से दे, 18,000 मेंबर, तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन मेंबरशिप बनने के बाद इसमें जो अंशधारकों का, शेयर होल्डर्स का जो मंथली रकम आना बिल्कुल अभी बंद है, और इसके चलते हम लोगों को रन करने के लिए दिक्कत भी हो रहा है। और आने वाले समय में हम लोगों को चलाने के लिए 2-3 चीज बड़ा काम हाथ में लेने का इंस्ट्रक्शन सचिवालय से मिला है, सहकारिता विभाग से, जिसके तहत अभी हम लोग सोच के चल रहे हैं कि कर्रा में जो 7 एकड़ जमीन लिए हैं उसमें उद्योग, हर एक तरह का उद्योग वहां लगाया जाए। उसके बाद 2 कोल्ड स्टोर हम लोग सोचे हैं, रिंग रोड में कहीं पर जमीन 2-3 जगह जैसा हमको पता चला है, तो हम लोग वहां कोल्ड स्टोर बनाएंगे, और उससे हमारा एक नियमित इनकम आएगा, नियमित आय आएगा, और ऑफिस चलाने के लिए और हमारे खर्च चलाने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। उसके बाद फिर हमारी अपनी योजनाएं को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग सक्षम हो पाएंगे। तो इसके लिए जो वित्त प्रदान करने के लिए, वित्त पोषण करने के लिए हम लोग प्राइवेट फाइनेंसर से कुछ पैसा का डिमांड किए हैं, अप्लाई किए हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को बोलते हैं, जिसको रिजर्व बैंक के द्वारा उनको लाइसेंस दिया जाता है पैसा उधार देने का, लोन देने का। और झारखंड में प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप लोगों को जानना जरूरी है कि झारखंड एक आदिवासी बेल्ट है, और यहाँ CNT एक्ट लागू होता है, और आदिवासी होने के चलते अबूसर के साथ भी CNT एक्ट आड़े आ रहा है फाइनेंस करने में, ऋण लेने में या देने में। तो यहाँ पर जितना भी बैंकों से लिंक किया, बात करने के बाद पता चला सरकारी विभागों में भी अपना वित्त पोषण के लिए आवेदन दिया गया है। तो यहाँ का जो रवैया है सरकार का बोलिए, विभाग का बोलिए, या अधिकारियों का बोलिए, मंत्रियों का बोलिए, ढुलमुल रवैया है। और जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे, बिना घूस के यहाँ काम नहीं होता है। तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ से सुदूर महाराष्ट्र और गुजरात से फाइनेंस कराने का बीड़ा उठाए हैं, और ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है। सैंक्शन पत्र अबूसल को मिल चुका है कि 5 करोड़ का सैंक्शन हुआ है, जिसमें किस्तों में 2 और 3 का किस्तों में मिलने का बात चल रहा है। और इसमें कुछ कठिनाइयां आ रही हैं उनको भी यहाँ वित्त प्रदान करने के लिए, क्योंकि जो वित्त प्रदान करता है वो लोग 2 तरह से प्रदान करता है, कुछ नगद करता है, कुछ अपना बैंक में ट्रांसफर करता है। क्योंकि सरकार का नियम इतना अभी सख्त है कि वो लोग 1 नंबर का धंधा करने से मुश्किल से 2% ही बचता है। वो बात हुई है उनसे कि बोला, रमेश जी 5 करोड़ का टोटल हम बैंक में देंगे तो हमको बचेगा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार लोन में भी GST लगाती है, उसके बाद इनकम टैक्स लगाती है। अगर 5 करोड़ का हम अगर आपसे लोन 1 नंबर बैंक में देते हैं और 9% भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो 7% सरकार ले लेती है। GST और इनकम टैक्स के माध्यम से 7% गवर्नमेंट ले लेती है, मात्र मुझे तो बचेगा 2%। तो 2% से हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं है। मेरा भी खर्चा है हर महीना का, कुछ नहीं तो 5 लाख का मेरा सैलरी पेमेंट होता है ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट में, और लमसम खर्चा में, क्योंकि उनका ऑफिस वगैरह जा करके अबूसल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णाकांत के द्वारा देख के आया गया। तो उनका कहना भी सही है,
दूसरा चीज, वो लोकल में महाराष्ट्र और गुजरात में वो लोग कैश का कारोबार करते हैं, क्योंकि वहाँ का पुलिस प्रशासन और इनकम टैक्स को हाथ में लेने के बाद वहाँ वो लोग अपना बैंक से लोन का रकम, उनका जो ऋणी होता है, जो लोन लेता है, उनका और कार्यालय में उनके यहाँ पहुंचा कर जाते हैं। क्योंकि झारखंड 5 राज्यों के बाद आता है। गुजरात के बाद आपका राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, उसके बाद झारखंड में आना पड़ता है। तो उनको गाड़ी के द्वारा डिलीवरी करने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। तो इसको ये लोग अन्य स्रोतों से रांची पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी बीच में रांची में दिक्कत क्या हो गया कि पहले पूजा सिंघल कांड हो गया, उसके बाद अभी एमएलए कांड हो गया। तो ये सब कांड को देखते हुए वो लोग घबरा रहे हैं कि झारखंड में धरपकड़ बहुत ज्यादा है। तो शायद जो इस तरह का जो डीलिंग है, जो अन्य स्रोतों से वो नगद जो पहुंचाने वाले हैं, उसमें 1-2 महीना लेट हो सकता है। लेकिन जो 1 नंबर का वो डीडी के तौर पर देने वाला है, उम्मीद है कि अगला 10 दिनों के अंदर अबू सिल को मिल जाएगा। और इसके लिए चूंकि वो लोग कैश का धंधा करते थे, तो उनका बैंक में अमाउंट नहीं है, और एक साथ में 2-3 करोड़ रुपया बैंक में वो लोग जमा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको सफाई बताना पड़ता है रिजर्व बैंक को। तो वो लोग लास्ट वीक से प्रतिदिन 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसा करके बैंक में डाल रहे हैं। जिस दिन 2 करोड़ आ जाएगा बैंक में, तो वो लोग डीडी बनाने के बाद फिर यहाँ हैंड ओवर करने आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज ही खबर आया कि सर हम लोग 50% पार कर चुके हैं बैंक में, यानी 1 करोड़ के ऊपर वो जमा कर चुका है। तो 1 आध हफ्ता में उनका फाइनेंस हो जाएगा, तो डीडी बनाने के बाद वो पहुंच जाएगा। और उम्मीद है जैसे पैसा आएगा, हम लोग का जो अपना योजना है कोल्ड स्टोर का और कर्रा प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ेगा। और इस बीच में हम लोग को यह ध्यान रखना है कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आए, हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को अबू सिल को एक आम मेंबर रहते हुए भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे संरक्षक के पद पर हम लोग जो भी स्टैब्लिश किए थे, जिसमें मुख्यतः तो मैं हूँ, और जो आप लोग भाग दौड़ किए, अनिल जी है, संथाल से बहुत सारे लोग हैं, हिस्सा सर हैं, और बोर्ड में रहे ना रहे, जो हम लोग जो जड़ हैं अपने ढिंगरा सर हैं। अगला जो इलेक्शन में हम लोग जीत के आए ना आए महत्व नहीं रखता, लेकिन संचालन का जिम्मेदारी संरक्षक के तौर पर हम ही लोग का रहेगा। और उम्मीद है कि अबू सिल आने वाले सीजन में, यानी दिसंबर जनवरी के बाद जो व्यापार का सीजन होगा, उस सीजन में हमारे ख्याल से बहुत अच्छी स्थिति में होगी, अच्छी आर्थिक स्थिति होगी। और उसके बाद स्वरोजगार के लिए इस तरह का जो हमारा कैंपस होगा, इस तरह का कर्रा साइड में कम से कम हम लोग 500 आदमी को डायरेक्ट वहाँ नौकरी देने का सोच रहे हैं। महिला मंडल हो या जो पलायन करते हैं उनको हो, वहाँ हम लोग देने वाले हैं। और जैसे एक प्लान हमारा सक्सेस हो जाता है, तो फाइनेंसर का कहना है कि आप हर एक साल 1-2 प्लान अगर आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो शुरू कर सकते हैं। तो दूसरा प्रोजेक्ट हजारीबाग का है, तीसरा प्रोजेक्ट दुमका का है, फिर चैबासा का है, फिर पलामू का है। इस तरह का एक प्रमंडल हम लोग करते जाएंगे। तो हमारे ख्याल से जो आदिवासियों का भी जो प्लान हो रहा है, प्लान रोकने में हम लोग अगला 10 साल के अंदर में सक्षम हो जाएंगे। और इसके लिए सरकारी तंत्र के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा डिपेंड ना, उनके ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, और हमारा फाइनेंस का काम बाहर से हो जाता है, तो लास्ट में इतना काम करके हम लोग दिखाएंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा। लास्ट में सरकार बोलेगा कि आप कोई भी जो वित्त पोषण के लिए, वित्त पैसा का फाइनेंस के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही आपको फाइनेंस करते हैं और आप सरकार के समकक्ष काम कीजिए, समानांतर काम कीजिए। तो हम लोग का चक्कर वही है कि सरकार को तेल मालिश करने की जगह, घूस देने की जगह उनको मजबूर किया जाए कि सरकार अपने आप हमारे साथ आए, बोले कि आप इतना कर रहे हैं बाहर से लेकर के, तो हम आपको साथ दे रहे हैं और आप आगे बढ़िए। तो देखिए भविष्य में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन हमारा विचार अभी ऐसा चल रहा है। और इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, उसमें संक्षिप्त में मैं बता दूं कि केवल प्रोजेक्ट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर 500 लोगों को काम करने का प्लान है। लेकिन कच्चा माल जो धान उत्पादक है, वन उत्पादक है, उसके बाद जो संकलक है, सभी मिला के एक एक केंद्र में हमको लगता है 15,000 लोगों से कम नहीं काम करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट हमारा टसर का ऑलरेडी हॉल बन चुका है मनोहरपुर में,
तसर मशीन के लिए 2 करोड़ सैंक्शन झारखंड सरकार दे चुका है, लेकिन उस 2 करोड़ का हम लोगों ने मशीन लगाने के लिए कहा है, वो वहीं पर अटका है। घुसखोरी और क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार में अभी तक हमारा जो मशीन है वो नहीं लग पाया है। तो इसीलिए हम लोग का मन करीब करीब झारखंड सरकार का जो वित्त सहायता विभाग से उब चुका है, और हमको लगता है कि पहला किस्त जैसे मिलता है हमारा प्राइवेट फाइनेंसर का, हमारा कदम अब उसका कदम आगे बढ़ेगा, और बहुत जल्द हम लोग अपने जो उद्देश्य की ओर आदिवासियों के उत्थान के तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे, और अपना सपना होगा कि आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म अबुसेल जरूर कामयाब होगा। हम रहे ना रहे, ये आदिवासियों का उत्थान के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा अबुसेल। और इसी के साथ हम अबुसेल के भविष्य का शुभकामना देते हुए, बहुत उज्जवल भविष्य देखते हुए